तो ठीक है, आप सबको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन। तो वह क्या रिलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, रिलेशन के जितने भी टाइप्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए रिलेशन। सो व्हाट इज अ रिलेशन। जैसे कि अभी हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपके पास कोई सेट था, दो सेट था, एक और बी। तो ए क्रॉस बी जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेशन होता क्या है कि लेट, इसका डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। लेट ए एंड बी बी एनी टू non-empty set, then a relation, the relation are defined in set A to set B is a subset of ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन क्या होता है, हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जो रिलेशन आर होता है वो उसी ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। दैट इज क्या, इसको और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब क्या समझे कि R जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। इसका मतलब जो R में जो एलिमेंट होगा वो भी किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। जैसे A कामा B के फॉर्म में होता है A क्रॉस B का एलिमेंट, तो रिलेशन R में जो एलिमेंट्स आते जाएंगे वो भी किस फॉर्म में आते जाएंगे, आपके पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आते जाएगा, हमेशा A कामा B के फॉर्म में ही आते जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम लोग, एग्जाम्पल देखना इसका। सपोज मैं एक सेट लिया ए, सेट ए में लिखा मैंने एलिमेंट 1 कामा 2 कामा 3। एक सेट लिया मैंने बी, बी क्या क्या लिया है 2 कामा 3 कामा 4। तो जैसे कि इसका मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, तो इसके मैं अभी पहले बताया था, ए में अगर 3 एलिमेंट है, बी में अगर 3 एलिमेंट है, तो दोनों के प्रोडक्ट में, मतलब दोनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट होगा। तो इसका मैं पेयर निकालूंगा ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, 1 कामा 2 आ जाएगा, 1 कामा 3 आएगा, फिर 1 कामा 4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा और 2 कामा 2 हो जाएगा, फिर आएगा 2 कामा 3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 2 कामा 4। फिर 3 के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, 3 कामा 2 आएगा, 3 कामा 3, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 कामा 4। देखिए मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। मतलब जो आर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसी सेट के एलिमेंट्स ही उसमें इंक्लूड रहेंगे। तो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, आर कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, वो सेट ए से कहाँ डिफाइन होगा, बी में डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन कर रहा हूँ मैं, देखना, मैं रिलेशन में ले लिया आर, आर इज इक्वल टू, मेरे को ऐसे ए कामा बी लेना है सच दैट ए इज अ लेस देन बी, ए इज अ लेस देन बी। तो देखो मेरे को उस ये जो ए क्रॉस बी है उसमें से ऐसे पेयर्स उठाना है ए कामा बी, जिसमें क्या होना चाहिए, जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस रिलेशन आर में मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, ए इज लेस देन बी। तो वे सारे पेयर्स को लेना है इसमें, ऑर्डर पेयर को, जिसमें पहला वाला एलिमेंट क्या होगा, सेकंड वाले एलिमेंट से हमेशा छोटा होगा। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए इसमें आर इज इक्वल टू, तो पहला एलिमेंट हमेशा सेकंड वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए 1 कामा 2, तो ये 1 कामा 2 आ जाएगा। सेकंड देखिए 1 कामा 3, तो 1 कामा 3 भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 1 कामा 4, तो 1 कामा 4 भी आएगा। 2 कामा 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 कामा 2 इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 2 के इक्वल है, मतलब ए जो है बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। बट हमको लेना क्या है, ए हमेशा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो ये 2 कामा 2 नहीं आएगा। 2 कामा 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो नेक्स्ट वाला 2 कामा 3 इसमें आ जाएगा, 2 कामा 4 भी आ जाएगा। अब बात करेंगे 3 कामा 2, तो 3 कामा 2 इस रिलेशन आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ए है वो बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। 3 कामा 3 को चेक करेंगे तो 3 कामा 3 भी नहीं आएगा। इसमें अब लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3 कामा 4 आ जाएगा। तो ये इसमें लास्ट एलिमेंट क्या आ गया, 3 कामा
4। तो देखिए रिलेशन आर में जितने भी एलिमेंट है वो सब कहाँ से आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, आर इज अ रिलेशन, जी जो भी रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी के बी का सबसेट होता है। इसको हम लोग एक और डायग्राम से समझ सकते हैं। डायग्राम से कैसे समझेंगे, देखिए सपोज आपके पास एक सेट ए है और एक सेट क्या है आपके पास बी है। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है सेट ए में है 1 2 3 और बी में है 2 3 4। तो हो जाएगा 1 2 3 और सेट बी में क्या है 2 3 4। तो हमको ए के उस एलिमेंट को बी के उस एलिमेंट से रिलेट करना है जिसमें छोटे वाला ए का एलिमेंट छोटा होना चाहिए और बी का एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 जो है रिलेट हो जाएगा 2 से, 1 3 से रिलेट होगा और 1 4 से रिलेट हो जाएगा। सेकंड देखिए ए की से रिलेट होगा, 2 से तो नहीं होगा, 2 जो है वो 3 से हो जाएगा और 2 जो है वो 4 से हो जाएगा। और 3 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 जो है वो 4 से हो जाएगा। मतलब हमको सेट ए के एलिमेंट क्या रखना है, छोटा रखना है और सेट बी के एलिमेंट को बड़ा रखना है। ऐसे पेयर का कलेक्शन करेंगे तो वही क्या आ जाएगा, इस रिलेशन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट और कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर ए और बी इसमें आ रहा है 1 2 इस रिलेशन आर में आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज रिलेट टू 2। इसमें देखिए 1 3 भी इस रिलेशन आर में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज रिलेट टू 3। मतलब ये रिलेशन का एक कॉन्नोटेशन होता है। सपोज आपके पास ए का बी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए इज रिलेट टू बी। ठीक है, यहां तक समझ आया, चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। ओके ठीक है, अब हम बात करेंगे कोई भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन के डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगा, ये सब चीज हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि आपके पास एक सेट था ए, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था 1 2 और 3। सेट बी था दूसरा सेट, उसमें एलिमेंट कौन कौन सा था 2 3 और 4। और हमारा रिलेशन जो डिफाइन था, रिलेशन कैसा डिफाइन था, आर इज इक्वल टू ऐसा ए का बी लेना है सच दैट ए इज लेस देन क्या था, बी था। ठीक है जी, तो इसमें हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है रिलेशन का। तो डोमेन क्या होता है, तो कोई भी रिलेशन रहेगा उसमें ऑर्डर पेयर होंगे, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर रहेगा ए का भी उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन रहेगा। तो हमारे आर में क्या क्या एलिमेंट आया था, देखिए 1 2 से रिलेट था, 1 3 से था, 1 जो है वो 4 से था। मतलब 1 जो है तीनों एलिमेंट से छोटा था। 2 किससे रिलेट था, 3 से था, 4 से था। मतलब 2 इज लेस देन 3 एंड 2 इज लेस देन 4। 3 को देखेंगे तो 3 किससे छोटा था, 4 से छोटा था। तो कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर ए का बी है उसमें के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ अ रिलेशन आर बोलेंगे। तो इसके डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें देखिए 1 2 और 3 आ जाएगा, यही सब आएंगे क्योंकि ए जो होता है वो किसका एलिमेंट होता है, सेट ए का होता है, पहले वाले सेट का। तो इसके डोमेन में आ जाएगा 1 2 3। इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, रेंज ऑफ आर। ठीक है, इस रिलेशन आर का जो रेंज होगा उसमें क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें जो सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ आर या रेंज ऑफ रिलेशन। तो उसमें कौन कौन सा आएगा, देखिए हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो क्या क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। अगर कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला जो सेट होता है पूरा बी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, सपोज इसमें एक और एलिमेंट रहता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दिया 1 तो ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। अब रिलेशन यही रहेगा ए इज लेस देन बी, बट इसमें जो 1 है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है वो ना तो ए से छोटा है, 1 से क्या हो गया, वो इक्वल हो गया। तो इस रिलेशन में 1 1 जो इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। कोडोमेन की बात करेंगे तो ये पूरा बी सेट, जो सेट बी होता है पूरा, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, पूरा कोडोमेन बोलते हैं। बट अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या क्या आएगा, ओनली 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा।
तो वे सारे एलिमेंट्स लेना है आपको रेंज में जो सेट ए के एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड हो। या फिर इसको और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर पेयर में कोई भी एलिमेंट्स है वो रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो वो सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आ रहा है। देखिए, जो रेंज जो होता है, रेंज जो कहाँ से आ रहा है, सेट बी से आ रहा है, और सेट बी को हम लोग क्या बोले थे, कोडोमेन बोले थे। तो रेंज जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। एक और रिजल्ट निकल के आ गया यहाँ पे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो जल्दी। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इनवर्स रिलेशन की। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनवर्स रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन का हमको इनवर्स रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है आर, रिलेशन आर है जो कहाँ से डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। जैसे मैं डिफाइन किया, आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन है आर जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से सेट बी में। तो इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, मैंने बताया था ऑर्डर पेयर में होता है ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये आपका एक रिलेशन है आर। ठीक है, तो इस रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होगा उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, तो किसी भी रिलेशन आर का जो इनवर्स रिलेशन होता है उसको डिनोट किया जाता है आर इनवर्स से। और इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसके एलिमेंट को चेंज कर देना है। मतलब जो इस पहला एलिमेंट किसका था, ए का था, सेकंड एलिमेंट किसका था, बी का था। तो इसमें क्या कर देंगे, इनवर्स में चेंज कर देंगे। मतलब बी पहले आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा। तो ये हो जाएगा बी कामा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। एंड और एक रिलेशन हो जाएगा कि ए कामा बी कहाँ का था, ये आर का एलिमेंट था। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी रिलेशन आर का इनवर्स रिलेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन आर डिफाइन किए, कहाँ से कहाँ डिफाइन किए, ए से बी में डिफाइन किए। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब इसका इनवर्स रिलेशन फाइंड करना है, तो आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जो एलिमेंट्स है उसको चेंज कर देंगे। मतलब जो सेट आर जो था वो ए से बी में डिफाइन था, तो आर इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, जो आर इनवर्स जो है वो डिफाइन हो जाएगा बी से ए में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैसा एलिमेंट लेंगे हम लोग, बी कामा ए सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। और क्या हो जाएगा, एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो आर इनवर्स क्या कहलाएगा, इस रिलेशन आर का इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, यहां तक नोट हो गया। अब देखिए, अब हम इसके रेंज और इसके डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, तो आर इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, और आर इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी। रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा बी। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका कलेक्शन आर के लिए डोमेन बन जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आर के लिए क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनवर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो आर इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी, और इसका जो रेंज हो जाएगा आर इनवर्स का वो क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी इन रिलेशन आर इनवर्स। तो देखिए, इस यहाँ पे ए जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, आपका ए है, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, ए है। तो आर का जो डोमेन निकलेगा, तो डोमेन ऑफ आर, इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू, यही जो आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स के लिए क्या बन जा रहा है, रेंज का काम कर रहा है। मतलब ये हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये समझ आया। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ए कामा बी, तो ए कामा बी में जो ए वाला जो एलिमेंट आ रहा है, जो ए होगा वो आर का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। लेकिन वही जो ए है जो आर के लिए डोमेन का काम कर रहा था, वही क्या कर रहा है, आर इनवर्स के लिए रेंज का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो डोमेन ऑफ आर जो होता है वो क्या हो जाता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स बन जाता है। अब रेंज ऑफ जो आर इनवर्स होता है, रेंज ऑफ आर इनवर्स वो क्या बन जाएगा, देखिए बी है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, सॉरी, रेंज ऑफ जो आर इनवर्स है, सॉरी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, यहाँ पे लिखना डोमेन ऑफ आर इनवर्स। रेंज तो हम लोग लिख लिया है, यहाँ पे लिखना डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है, देखिए आर इनवर्स का डोमेन क्या है, 20। ऐसे बी जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन होता है, तो बी
जितने भी बीस होंगे वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स, इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये जो बी है वो आर के लिए कहाँ जा रहा है, वो सेकंड एलिमेंट हो रहा है। तो जो जो एलिमेंट आर इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रहा है, वही जो एलिमेंट है आर के लिए किसका काम कर रहा है, रेंज का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, आर का रेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला लिखिए आप लोग एम्प्टी रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला क्या हो जाएगा, वाइड, या फिर इसी को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। वाइड या एम्प्टी रिलेशन, ऐसे लिखो इसको। और वाइड को नल भी बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं, भी एम्प्टी भी बोलते हैं, और नल भी बोलते हैं, वाइड भी बोलते हैं, और एम्प्टी भी बोलते हैं, तीन चीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, सपोज आपके पास एक रिलेशन आर है, आर ये कहाँ से कहाँ डिपेंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ए से ए में ही ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने आर रिलेशन आर को डिफाइन कर दिया, ए से ए, अगर सेम सेम में डिफाइन होता है तो इसका एक और नेम होता है, इसको नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। तो मैंने एक रिलेशन आर लिया, उसको डिफाइन कहाँ किया है, ए से ए में। तो नल रिलेशन क्या होता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें ए क्रॉस ए, मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, वो रिलेशन क्या हो आपका, एम्प्टी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ इसको आपको। सपोज मैंने ए लिया सेट, ये है क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट। जैसे आपके पास एक मतलब एक क्या है, कलेक्शन है, सेट है, जिसमें जितने भी हैं सब क्या है, बॉयज हैं। मतलब एक बॉयज, चलो एक स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, स्कूल का एग्जांपल दिया तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज हो जाएगा, है ना। एक बॉयज स्कूल है, उसमें नंबर जितने भी स्टूडेंट है उसका कलेक्शन लिया, और सारे स्टूडेंट क्या है आपका, बॉयज है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें क्या लग दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज है सबका कलेक्शन लिख दिया। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ आर, इसमें कैसा डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा ए कमा बी लेना है, सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। तो ध्यान से समझना इसको, ए कामा बी, इस रिलेशन आर में ऐसे ए कामा बी लेना है जिसमें जो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये और बी क्या है आपका, ये जो कलेक्शन ऑफ बॉयज है पूरा, तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो देखिए ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो मैंने कलेक्शन ए और बी कहाँ से आता है, ए से आता है, बट ए जो कलेक्शन है वो किसका है, पूरे बॉयज का कलेक्शन है। तो इसमें तो कोई गर्ल्स होगा ही नहीं होगा, मतलब कोई सिस्टर वाली बात तो होगी नहीं होगी, है ना। क्योंकि ये जो जितना भी कलेक्शन लिखा है मैंने ए, उसमें कौन इंक्लूड है, उसमें ओनली बॉयज इंक्लूड है। मतलब ये जो रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा आपका, फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, फाई। मतलब इस रिलेशन आर में आपका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट इस आर के अंदर नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी हो जाएगा या फिर नल हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक रास ए या एक रास बी के एक भी एलिमेंट इंक्लूड ना हो, ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, नल रिलेशन बोलेंगे या वाइड रिलेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि कंप्लीट एक रास ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, पूरे आर में ही बिलोंग करेगा। तो जैसे कि अगर सपोज आपके पास कोई आर रिलेशन आर डिफाइन है ए से ए में, है ना, तो आर इक्वल टू अगर एक रास ए ही हो जाए, मतलब एक रास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक रास ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में आ जाए, रिलेशन आर में आ जाए, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बाइनरी रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बाइनरी रिलेशन, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना थर्ड, या फिर इसका ये अलग से टॉपिक लिखना है इसको, बाइनरी रिलेशन करके, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है, अगर कोई रिलेशन है तो इसका डेफिनेशन लिखना, लेट अ रिलेशन
डिफाइंड ऑन सेट ए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है कि ए से ए में ही डिफाइन है। मतलब आपके पास जो रिलेशन आर है वो ए से ए में डिफाइन है। मतलब पहला वाला सेट भी ए है और सेकंड वाला जो सेट है कोडमेन वाला होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका ए ही हो जाएगा। तो लेट अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जो एक ही सेट में डिफाइन हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। जैसे आर हो जाएगा आर सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। मतलब आर जो होगा वो सबसेट क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी रिलेशन बोलेंगे। अब बाइनरी रिलेशन के टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके टाइप्स आते हैं, पहला जो होता है वो क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है रिफ्लेक्सिव। इसके बाद जो बाइनरी रिलेशन के जो टाइप्स है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला आता है आपका क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये बाइनरी रिलेशन का ये पार्ट होता है, एक टाइप होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो लिखना इसमें लेट रिलेशन आर, या फिर ऐसा लिखना रिलेशन आर डिफाइंड ऑन set A is said to be reflexive relation if for all A belongs to A such that A comma A belongs to R। इसका मतलब ये हो रहा है, देखिए समझना इसको ध्यान से। अगर कोई रिलेशन आर है, रिलेशन आर किसी भी रिलेशन आर को जो एक सेट ए में डिफाइन है, तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलेंगे जब इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, उस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, उस रिलेशन आर के अंदर आता हो। मतलब जो जितने भी एलिमेंट है वो सेल्फ रिलेट हो। सेल्फ रिलेट होने का मतलब ये जो है वो खुद से क्या है, रिलेट है। मतलब कोई भी अगर सेट है ए और उसके जितने भी एलिमेंट है वो अगर खुद के साथ रिलेट है, मतलब वो सेल्फ रिलेट है, खुद के साथ क्या हो, रिलेट हो या सेल्फ रिलेट हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल समझना, एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जैसे आपके पास सेट ए लिखा हुआ है 1 2 और 3। अब मैं एक रिलेशन बनाया आर, आर इज इक्वल टू लिखा मैं 1 1 1 2, फिर लिखा मैं 2 फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखा मैं 3 अब चेक कीजिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन से इसको मैच करना, मतलब इसको चेक करना। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जो भी सेट अगर ए दिया है तो उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलेट होना चाहिए। मतलब खुद के साथ क्या होना चाहिए, वो रिलेट होना चाहिए। तो देखिए 1 1 मतलब 1 इज रिलेट टू ए 1, सर ये हो गया। 2 देखो 2 भी क्या हो आपका, 2 जो है वो खुद से रिलेट है। 3 को चेक करो, 3 भी क्या है आपका, खुद से रिलेट है। अब कई लोग बोलेंगे कि इसमें 1 2 भी तो आ गया। तो अगर सेट ए है, सेट ए के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हैं, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी एलिमेंट आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, खुद से रिलेट होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव ना हो। तो आर इक्वल टू लिया मैं, क्या लिए, सपोज 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2। अब इस रिलेशन में देखो इस इतने सारे एलिमेंट्स है, बट हमको क्या चेक करना है, बस 3 एलिमेंट है इसमें ए में 1 2 3, वो खुद से रिलेट होना चाहिए, ये है कि नहीं हमको देखना है। तो 1 1 इसमें है, 2 2 देखो है कि नहीं है, तो 2 2 भी दिख रहा है इसमें। 3 3 को चेक करो तो 3 3 को इसमें है नहीं। तो ये जो रिलेशन आर सेकंड वाला है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, और पहला वाला जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सेकंड वाला जो रिलेशन आर डिफाइन किया है उसमें 3 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके कारण क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है,
ओके ठीक, नेक्स्ट देखिए अब सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो इसमें भी लिखना अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be a symmetric if and only if a comma b belongs to a such that, है ना, अगर a comma b एक एलिमेंट, अब देखिए इसमें के लिए हम लोग को दो एलिमेंट की जरूरत होती है, लेकिन अगर a comma b a में है तो क्या होना चाहिए, सॉरी a comma b belongs to a such that, अगर a comma b इस रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए को भी इस आर में बिलोंग करना चाहिए, वेयर ए कामा बी बिलोंग टू क्या होता है, सेट ए होता है। तो ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, किसी भी रिलेशन आर को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन तब बोलेंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कंडीशन क्या बोलता है कि ए कामा बी, अगर कोई, देखिए सेट का कोई दो एलिमेंट दे लिए ए कामा बी, सच दैट वो कैसा होना चाहिए कि अगर ए कामा बी, अगर ऑर्डर पेयर ए कामा बी उस रिलेशन आर में है तो बी कामा ए को भी आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी क्या बोलेंगे, उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अब सिमेट्रिक का मतलब समझ जाएंगे, मिरर इमेज की बात करते हैं। मिरर इमेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए कामा बी है तो इसका मिरर इमेज क्या मिलेगा, बी कामा ए मिलेगा। तो अगर ए कामा बी है तो उसका जो इमेज है बी कामा ए वो भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसका मैं, ए इज इक्वल टू लिया मैं सेट 1 2 और 3। अब एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने आर, इसमें एलिमेंट आ रहा है 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 1 2 कामा 3 और 3 कामा 2। अब चेक करके बताओ कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए 1 कामा 1 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 भी होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। 1 कामा 2 देखो 1 कामा 2 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 कामा 1 को भी होना चाहिए। देखो 2 कामा 1 है क्या, हाँ ये है। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट देखो 2 कामा 3, 2 कामा 3 से बिलोंग कर रहा है तो 3 कामा 2 को भी होना चाहिए। देखिए 3 कामा 2 भी इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन आ रहा है वो इस डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एक दूसरा रिलेशन लेके देखते हैं, आर आर इक्वल टू लिया मैंने 1 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 3 और 3 कामा 2, इतने की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो रिलेशन आ रहा है वो सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना है। तो 1 कामा 1 है तो 1 कामा 1 इसमें तो है ही। अब नेक्स्ट देखो 1 कामा 2, 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 को भी होना चाहिए था, बट इसमें है क्या, नहीं है। अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 को भी होना चाहिए, बट इसमें 2 कामा 1 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बट कई लोग को क्या लगता है, देखिए पूरा चेक नहीं करते हम लोग, क्या करेंगे, जैसे 1 कामा 2 नहीं है तो उसकी बात नहीं, 2 कामा 3 इसमें है तो 3 कामा 2 भी है, तो ये तो क्या लोग का, कई लोग क्या समझते हैं कि इसको रिफ्लेक्सिव हो गया करके इसको ट्रू कर देते हैं, मतलब इसको सॉरी सिमेट्रिक है करके इसको सिमेट्रिक समझ लेते हैं। बट ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 को भी होना चाहिए था। यहाँ अगर 2 कामा 1 होगा तभी क्या हो जाएगा, ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, ठीक है, तो आप लोग को सिमेट्रिक भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, थर्ड नंबर लिखिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन set A is said to be transitive if and only if
ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, इस प्रकार है कि क्या हो जाएगा ये, अगर ए कामा बी आर में है एंड बी कामा सी भी आर में है, देन क्या होना चाहिए, ए कामा सी को भी आर में होना चाहिए, वेयर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार और चीज समझ लीजिए इसको, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली a comma b comma c belongs to a such that a comma b belongs to r, that means a is related to b and second condition भी satisfy होना चाहिए, b comma c belongs to r, that means b is related to c, then this implies a is related to c, मतलब a comma c belongs to r। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन को, उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, सपोज a इज इक्वल टू लिया हुआ है 1 2 3, अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, आर इज इक्वल टू डिफाइन किया 1 कामा 1 1 कामा 2 और 2 कामा 3, देन 3 कामा 2, चलो यहाँ तक बस लेकर चलते हैं। ठीक है, अब चेक करना है आपको कि ये जो रिलेशन आर है वो जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस डेफिनेशन में कई लोग मिस्टेक ये करते हैं, ए कामा बी को बस चेक करते हैं, बी कामा सी को नहीं करते। तो अगर ए कामा बी और बी कामा सी, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी ये वाला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन है जिसमें ए कामा बी बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। बट अगर ए कामा बी है और बी कामा सी भी है उस रिलेशन आर में, तो हम तभी हम चेक करेंगे कि ए कामा सी उसमें है कि नहीं है। तो देखिए इस रिलेशन आर में 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला देखो 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर,